चलो, अध्याय एक क्या है? समुच्चय। समुच्चय सेट है ना, समुच्चय सेट। सेट एक खुद में एक चैप्टर कहें अपन, है ना, मतलब एक चैप्टर टाइप से हो गया कि ये स्पेशल हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो। अब जैसे हमने कहा जोड़ना, जोड़ना के साथ साथ घटाना भी रहता है, गुणा भी रहता है, भाग भी रहता है। ऐसे सेट एक अलग से ही एक टॉपिक हो गया आपका, है ना। तो इसमें देखो, आपकी बुक में पलट के देखो, आपकी बुक में एक वैज्ञानिक बनी है ना, वैज्ञानिक बने नहीं बने, चलो ठीक है, फिलहाल में नहीं होंगे, ये हम स्क्रीन पे बता देंगे आपको। ये जो वैज्ञानिक है ना, ये कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पे काम, काय पे? ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे थे, तो इनको ज़रूरत पड़ी तो इन नई सेट्स बना दिए, है ना। सेट्स में जो भी चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे ना, उनमें उनने कुछ काम किए, तो उनको लगा कि यार ये तो एक नई चीज़ मिल गई, अलग से चीज़ मिल गई, तो उनने एक थ्योरी बना दी, है ना। तो ये है जो जॉर्ज कांटर कहें या केंटर कहें, है ना, जॉर्ज केंटर हैं, तो इनको बोला जाता है द फादर ऑफ सेट्स थ्योरी, है ना, फादर ऑफ सेट्स थ्योरी कहा जाता है। इसमें भी लिखा होगा कहीं ना कहीं ना। ये दिया है समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर 1845 से 1918 द्वारा किया गया। त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था, है ना, ऐसा है, ठीक है। अब बात आती है समुच्चय की, काहे कि कल देख लिया था कौन सी प्रश्नावली लगभग क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन तो अपन ने होंगे ही नहीं, कैसे अपन कॉपी ही नहीं लाए थे, कहो तो कैसे बताएं उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अपन पढ़ते हैं समुच्चय। समुच्चय को अपन ने क्या देखा है? सीधे सीधे ये देखा है कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन, है ना, कोई भी वस्तु हो, इंसान हो या कुछ भी हो, उस चीज़ का कलेक्शन, है ना। तो क्या कहें अपन? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते। ये तो परिभाषा हो गई। अब इसको समझने के लिए देखो क्या है। वस्तुओं में मतलब जो प्रकृति में जो जो चीज़ विद्यमान है उस सारी चीज़ की बात हो, ठीक है। संग्रह कलेक्शन हो गया, संग्रह मतलब आपका कलेक्शन हो गया। समुच्चय सेट हो गया, है ना, समुच्चय आपका सेट हो गया, मतलब वही ग्रुप हो गया। अब आती बात सुपरिभाषित की। सुपरिभाषित कैसे? जैसे हमने एक चीज़ लिखी, कल भी वही चीज़ बताई थी, आज हम बता दे रहे हैं कि 10 तक की, कल विषम बताई थी, आज सम बता दे रहे हैं। सम प्राकृत 1 2 3 4 5 जन बैठे हैं अभी अपन, है ना। हम इसमें लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 तक की, या 10 से छोटी कर लो या 10 तक की, तो 10 भी आ जाएगा। 10 तक, 10 से छोटी अगर करें यहाँ पे, 10 से छोटी, 10 से छोटी क्या रहेगी? 10 से छोटी रहेगी यहाँ तक, है ना। ये 10 कहाँ तक इसके लिए जाएगा और यहाँ तक रहेगा 10 से छोटी। अब ये इतने सारे जन, अपन 6-7 जन हो गए हैं, इसका कोई दूसरा उत्तर दे सकता है क्या? अगर सही हमें पता है इसका सम का, प्राकृत संख्या सम का अगर पता है, तो इतने के अलावा हम कुछ नहीं देंगे। तो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, है ना, ठीक है। संग्रह जो है ना आपका, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। कैसे ना बदले? कैसे ना बदले? कल हमने पूछा था, जैसे आज हम पूछे 10 की जगह अपन 3 कहें, 3
अच्छी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें बताओ। तो जैसे मान के चलो हमने पहले लिख दी 11 मैथ्स। हो सकता है आप 6-7 जन में से एक आध को पसंद ही ना, पढ़ रहे हैं मजबूरी में, है ना। दूसरी हमने लिख दी क्या, गोदान। तीसरी लिख दी हमने क्या, रामचरित मानस। अब जैसे ये चीजें बदलाएंगे, ये सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा, ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बदलेगी तो ये सुपरिभाषित रहेगा। ये है समुच्चय स्वर, ठीक है। आया समझ में? दिक्कत हो तो बताओ, देख लो क्या दिया है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम विषम, कल भी देखा था अपन ने। तो क्या हो जाएगी, 10 से कम वाली क्या हो जाएंगी, 10 से कम होनी चाहिए, मतलब 10 तक नहीं जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9 तो लिखे हो आप, सबने यही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सुपरिभाषित, ठीक है। ये हो गया आपका सुपरिभाषित। भारत की नदियाँ लिखने हैं, भारत की नदियाँ, ये संग्रह है, निश्चित है भारत में नदियाँ कितनी हैं। अब कौन सी ये नहीं पता, प्रसिद्ध, बड़ी, छोटी, बहुत सारी, कहाँ कैसे लिखोगे। जब ने कहा एक उमर है, यहाँ है उमर, अरे वो 12 साल चौका के यहाँ से गई है दूधी के इस तरह, है ना। तो आधे से जानते ही नहीं, है ना। ये अपन सुपरिभाषित नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सबको पता है और एक निश्चित है, तो ये भी क्या हो गया, A-E-I-O-U सुपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, सब पढ़े हो हमसे, कोई नहीं है अलग से। त्रिभुज के बारे में सबको पता है, कितने प्रकार के पढ़ाए थे, 3 पक्का। भुजाओं के आधार पे 3 और वो कोणों के आधार पे 3 और भुजाओं के आधार पे 3, ऐसे करके 3 प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। तो इतने ही लिखोगे आप इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, अब भी 10th क्लास में पढ़ाया था। क्या करना है, संख्या कितनी है 210, इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसमें हम 4 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो क्या हो गई 2, 2 1 हम 2, भाग नहीं जाएगा 0, तो 2 पंचे 10, ये तो आता है आपको करना। इसके बाद अब 2 से जाएगा क्या, 2 के बाद कौन है 3, 3 से जाएगा 5 और 1 6 चला जाएगा, 3 तिरका बचा 1, 3 5 15, 3 और 5 8 होते हैं, फिर 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 5 7 35, अब 7 से जाएगा। तो ये जो आए हैं ना गुणनखंड 2 3 5 7, ये आपके सुपरिभाषित रहेंगे, इसके अलावा दूसरे नहीं मिलेंगे। अभाज्य गुणनखंड की बात करें दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, समीकरण x² ऋण 5x, x² ऋण 5x प्लस 6 बराबर 0। याद करो, क्लास 9वीं, क्लास 10वीं, गुणनखंड विधि से इसको हल करना था, तोड़ना था। कैसे कि कोई भी हम 2 संख्या लें, इनको जोड़ें या घटाएं तो कितने आ जाएं, ऋण के 5 आ जाएं, और इन्हीं 2 संख्याओं का हम गुणा करें 6 एकम 6 आ जाए। ऋण 3 और ऋण 2 ये कर सकते हैं, ऋण 3 और ऋण 2 और ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे, फिर वही चिन्ह के साथ रखते हैं, x² ऋण 3x ऋण 2x धन 6 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 3, यहाँ से ऋण अकेला कॉमन ले लेंगे 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा x, और ये ऋण यहाँ आ जाएगा तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 3 बचेगा। हमेशा ये और ये हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। x ऋण 3
और x ऋण 2। एक बार x ऋण 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और एक बार x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। यहाँ पे x बराबर क्या मिल गया, 3 और 2 मिल गया। तो पहली चीज तो 9वीं 10वीं का काम पड़ा, है ना। तो उसके बाद ये भी क्या हो गया, सुपरिभाषित इसके दो, क्योंकि स्क्वायर है, इसके मूल कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। 2 या 2 से कम निकलेंगे। कम कैसे आएंगे, या तो 3 3 आ जाए, या 2 2 आ जाए, 1 से आ जाए तो अपन कह सकते हैं ये 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही निकलेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, सुपरिभाषित। इसको कहीं ले जाके विधि चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। इनको लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो सरल है, 9वीं 10वीं का है, लेकिन और बेटा जो भी समस्याएं रहें निसंकोच हो के आज पूछ लेना, आज है ना। सेट से जैसे क्या हो गया आपका n दर्शाता है क्या को, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का सेट लिख दिया। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाते हैं। ठीक है, एक हो गया क्या, z का ऐसे दर्शाते हैं। याद करो, वीडियो भी डाला है हमने, पढ़ाया भी, हर बार संख्या पद्धति पढ़ाते हैं 9वीं और 10वीं में, 8वीं में भी वही पढ़ाते हैं। z से क्या बताते थे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, लिख लेना आप। फिर हो गया आपका q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, फिर हो गया r तो पता होगा क्या होता है, रियल नंबर। तो क्या हो गए, वास्तविक संख्याओं का समूह। 10वीं का पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो z प्लस और z माइनस। ये हो गए क्या, धनात्मक धन पूर्णांक, ये हो गया क्या, ऋण पूर्णांक। ठीक है, पूरा आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसके बाद दिया है क्या, परिमेय संख्याएं भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देगा q प्लस और q माइनस। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या, रियल नंबर भी ऐसे ही होंगे, इनको भी आप लिख सकते हो कैसे, r प्लस और r माइनस। ठीक है, समझ गए। इसको आप लिख लें और इसको ध्यान से देखिए, है ना, ये काम पढ़ेंगे अपन को। कैसे कि क्रम कैसे होंगे, जैसे हमने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, A-E-I-O-U। ठीक है, अगर इसको हमने ऐसे कर दिया E-U-O-I-A, ये लिखा है ना, E-U, ये लिख दिया, आया समझ में। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्रम की जरूरत नहीं है। जैसे अब भी लिखा था हमने, क्या 2 और 3 लिखा था, अब भी क्या उसमें 2 और 3 लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं 3 और 2। मतलब क्रम की जब आवश्यकता नहीं है कि पहले 2 ही आएगा कि पहले 3 आएगा, ये आवश्यकता नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला रोस्टर, ये रोस्टर या सारणीबद्ध हो गया। अब अगला करेंगे अपन समुच्चय निर्माण रूप, है ना, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप लिखें, ये थोड़ा सा समझने लायक है ना, तो इसको पहले लिख लें फिर समझा देंगे हम, है ना। तो इस विधि में पहला समुच्चय निर्माण रूप में पहला बोल रहे हैं, इस विधि में मंझले कोष्ठक में, इस विधि में मंझले कोष्ठक में अवयवों के लिए लिखा, अवयवों के लिए x या कोई और संकेत, x क्यों, क्योंकि हम x ही मानते हैं हमेशा, है ना, गणित में है ही वही टेंडेंसी,
मान लो ये x है इसलिए, या x के अलावा कोई भी संकेत मान लेते हैं उसके लिए ना, कोई भी संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है, उनका गुणधर्म लिखा जाता है। कहाँ तक लिखेंगे? x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट डाल के लिखें, या अगला पॉइंट नहीं, मतलब ये अलग ही चीज है, इसमें एक ही पॉइंट है ना। देखो ये 3 प्रकार के निशान हैं, इनके बारे में लिख लेना। ये क्या है? अवयव है ना, मतलब ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, है ना। ये हो गया फॉर ऑल के लिए उपयोग होता है ना, इसका हम बता रहे हैं। और ये हो गया क्या? सच दैट, ऐसा है ना, इस प्रकार से है या ऐसा है ना। ये बिलोंग्स टू मतलब उसमें से बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने 11वीं का एक बैच बनाया, 8 बजे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई मुस्कान 11वीं में पढ़ती है, मतलब मुस्कान 11वीं बैच में से है, मतलब बिलोंग करेगी। ठीक है, ये हो गया सच दैट की मतलब इस प्रकार है, यहाँ लिख दें इस प्रकार है, मतलब कैसे लिखते हैं? ऐसे हैं एक्स सच दैट एक्स, या ये छोटा वाला बनाया तो छोटा वाला x 10 से कम विषम संख्या। मतलब इसको मत देखो, बस इतना बता रहे हैं हम इसको। ये जो x है ना, वो इस x के प्रकार से कैसा है? इस प्रकार है x सच दैट x 1, यहाँ 1 लिखना, x 1 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब इस x के बारे में हम बता रहे हैं। तो भैया जो x इस प्रकार है कि x 1 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, इस प्रकार से। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको फॉर ऑल, है ना, और इसको सच दैट। इसका यूज जहाँ आएगा हम उसको बता देंगे। अभी इनको देखेंगे 2, तो इनको लिख लें। इसको लिख दो, बिलोंग्स टू, और इसमें आ जाएगा ये 2 3, है ना।